हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम क्या होता है, सिस्टम एनालिसिस क्या होती है, सिस्टम डिज़ाइन क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। इस वक्त हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन में। तो टॉपिक है व्हाट इज़ SDLC और दूसरा पॉइंट है फेजेस ऑफ SDLC। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SDLC क्या है। पहला पॉइंट है SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर को बनाने की बात हो रही है, उसको किस तरीके से डेवलप करना है। लाइफ साइकिल यानी कि सॉफ्टवेयर की कैसी लाइफ साइकिल होगी, कब किस तरीके से वो बनेगा और कब तक वो मार्केट में अपनी जगह बना कर रखेगा, कब वो डाई हो जाएगा। ठीक है, लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है, जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। SDLC इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस विच आर फॉलो टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। SDLC क्या है? एक कलेक्शन है प्रोसेसेस का जिसको फॉलो किया जाता है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि SDLC कोई छोटा टर्म नहीं है, ये ढेर सारे प्रोसेसेस का कलेक्शन है। जैसे कि नीचे यहाँ पे देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है, असल में ये SDLC के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस। ये सारी चीज़ें क्या है? असल मायनों में ये SDLC के फेजेस हैं या प्रोसेसेस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इन सभी प्रोसेसेस को हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये समझ लेते हैं कि SDLC है क्या। तो ये क्या है? बस एक कलेक्शन है ढेर सारे इन सभी प्रोसेसेस का, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं एक एक करके तरीके से, जिससे हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। थर्ड पॉइंट की ओर आते हैं। SDLC is a methodology that defines some processes which are followed to develop a high quality software। सेकेंड पॉइंट में हम लोगों ने SDLC को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया था क्या होता है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन देख लेते हैं। SDLC इज़ अ मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मतलब होता है कि मेथड्स का कलेक्शन। ठीक है, इसमें मेथड्स के कलेक्शन है, ढेर सारे मेथड्स हैं जो डिफाइन करते हैं। डैट डिफाइंस सम प्रोसेसेस, कुछ प्रोसेसेस बताते हैं ये जिसको फॉलो किया जाता है, विच आर फॉलोड। ठीक है, जिसको फॉलो किया जाता है टू डेवलप अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, एक अच्छे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? एक मेथडोलॉजी है जो कुछ प्रोसेसेस बताती है जिनको हम फॉलो करते हैं कुछ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ये मेथडोलॉजी क्या है? यही सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? मेथडोलॉजी है। ठीक है, जिनको फॉलो किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग डेफिनेशन आपको SDLC की मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट कवर्स द डिटेल प्लान फॉर बिल्डिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि जब हम SDLC को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक डिटेल प्लान होता है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाना है, कैसे उसको डिप्लॉय करना है मार्केट में, कैसे उसको मेंटेनेंस देनी है। तो ये सारी चीज़ें हम SDLC को जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीज़ों को डिटेल व्यू में एकदम कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द मेन एम ऑफ SDLC इज़ टू डिफाइन ऑल द टास्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि SDLC को लाने का मेन मकसद यही था कि ये सारे प्रोसेसेस, सारे स्टेप्स को पहले ही बता दे जो हमें फॉलो करना चाहिए सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम, और यहाँ तक कि मेंटेनेंस जिस तरीके से देनी है वो सारी चीज़ें भी SDLC हमें बता देता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे ही आपके पास या किसी भी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आता है बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, तो वो SDLC को पहले फॉलो करता है। अब वो उसमें क्या क्या करता है वो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ फॉलोड फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद इन अ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो SDLC को फॉलो करती ही है हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। यहाँ तक कि जब कोई इंडिविजुअल इंसान भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा होता है वो SDLC को फॉलो करता है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि SDLC क्या होता है। अब बात करते हैं उसके मेथड्स या प्रोसेसेस की। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फेजेस ऑफ SDLC में। ठीक है, वो असल में मेथड्स या प्रोसेसेस को फेजेस भी कहा जाता है। तो सिंपली हम पढ़ने वाले हैं कि उन प्रोसेसेस या फेजेस को किस ऑर्डर में फॉलो करना है और वो होते क्या क्या हैं। पहला फेज़ है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसके बाद आती है फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड फेज़ है डिज़ाइन का, फोर्थ फेज़ है कोडिंग, फिफ्थ फेज़ है टेस्टिंग और सिक्स्थ फेज़ है डिप्लॉयमेंट और एट लास्ट मेंटेनेंस। ठीक है, तो इन सभी फेजेस को इन्हीं ऑर्डर में फॉलो किया जाएगा। अब हर एक फेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो होते क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फेज़ जो है हमारा वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, फेज़ 1। पहला पॉइंट है इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ SDLC इन विच ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये चाहते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। ठीक है, तो जब आपके पास कोई क्लाइंट या कस्टमर आएगा कि ये सॉफ्टवेयर हमें बनवाना है, तो आप उससे पूछेंगे ना कि उसमें क्या क्या चाहिए, आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होना चाहिए, आप क्या एक्सपेक्ट करके आ रहे हो। ठीक है, तो आप सारी उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसकी सारी रिक्वायरमेंट को पूछोगे उससे, जिससे कि आप डेवलप कर सको सॉफ्टवेयर उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। इसीलिए इसमें लिखा है एज़ पर देयर एक्सपेक्टेशन।
ठीक है। तो ये था हमारा पहला फेज़ जिसमें हमने सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया कस्टमर से, जिससे हमें समझ में आ जाए कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या फ़ीचर्स वो चाह रहा है, वो सॉफ्टवेयर या वेबसाइट जो भी बनवा रहा है उसमें क्या फ़ीचर्स होंगे, उसकी क्या क्वालिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हमने उससे पूछ ली है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, हु विल बी द एंड यूज़र, व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप ऑफ दैट सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा आर डिस्कस्ड। इट मीन्स कि कुछ सवालों के जवाब जैसे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या है, ये चीज़ डिस्कस की जाती है। हु विल बी द एंड यूज़र, यानी कि एट दी एंड इसको यूज़ कौन करेगा। एंड यूज़र मतलब होता है एट लास्ट कौन इसको यूज़ करने वाला है, ठीक है, यानी कि कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करेगी या फिर कोई आम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस फ्यूचर स्कोप क्या है इसका, आपने आगे क्या सोच के रखा है सॉफ्टवेयर के लिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है। थर्ड पॉइंट कह रहा है द मेन एम ऑफ दिस फेज इज टू कलेक्ट डिटेल ऑफ ईच रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर सो दैट डेवलपर विल क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डेवलपिंग एंड हाउ टू फुलफिल कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इट मीन्स कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मेन मोटिव यही है कि कस्टमर की हर एक रिक्वायरमेंट को अच्छे से डिटेल में एकदम समझ लेना, जिससे कि हम डेवलपर को समझा सकें जो सॉफ्टवेयर बनाएगा कि आपको बनाना क्या है, ठीक है, किस तरीके से आपको काम करना है, क्या चीज़ आपको बनानी है, किस तरीके से कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको पूरा करना है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है दिस फेज गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड, यानी कि ये फेज हमें एकदम क्लियर पिक्चर दे देता है, हमें सब चीज़ बता देता है कि आखिर में हम बनाने क्या वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले फेज़ की ओर, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी फेज़ 2, ठीक है। अब तक हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूछ ली सारी कि उसे क्या क्या चाहिए, किस तरह का उसे सॉफ्टवेयर बनवाना है। अब इसका मतलब क्या होता है फिजिबिलिटी स्टडी का। इट इज़ द सेकंड फेज ऑफ SDLC इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्कसेस अबाउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस फेज़ में क्या करती है, डिस्कस करती है कि सॉफ्टवेयर को बनाने में क्या कॉस्टिंग आएगी, प्लस उससे बेनिफिट क्या होने वाला है हमें। क्योंकि होता क्या है कि जब कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर आता है डेवलप होने के लिए, तो उसमें क्या होता है कि डेवलपर को पैसा देना होता है, डिज़ाइनर को पैसा देना होता है, मेंटेनेंस टीम को पैसा देना होता है, तो सारी चीज़ें कंसिडर करके चलती है एक कंपनी। तो इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी प्लस उससे बेनिफिट क्या होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फेज बिकॉज प्रॉफिट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एज इफ कॉस्ट इज़ वेरी हाई देन कंपनी में फेस लॉस। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अगर मान लीजिए आप कस्टमर को जो भी पैसा ले रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, उसके मुकाबले आपको डिज़ाइनर और डेवलपर को ज़्यादा देना पड़ रहा, तो आपका लॉस हो रहा ना यहाँ पे, तो आप ऐसे सॉफ्टवेयर क्यों बनाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आफ्टर द फिजिबिलिटी स्टडी द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशंस और रिजेक्टेड। इट मीन्स कि जो प्रोजेक्ट होता है वो फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हो सकता है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए कि हमें हाँ प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है, हमारी कॉस्टिंग भी कम लग रही है, तो ठीक है एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेड विद मॉडिफिकेशंस, या फिर हम मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर लें कि इसमें ये चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे नहीं किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर देते हैं। कुछ कंसेप्ट को मॉडिफाई करने के बाद एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि अगर उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो हम लॉस पे तो बनाएंगे नहीं कोई प्रोजेक्ट। लास्ट पॉइंट कह रहा है इट मेजर्स हाउ बेनिफिशियल दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस पेज में हम ये डिस्कस कर लेते हैं या फिर हम ये मेजर कर लेते हैं कि कितना बेनिफिशियल है हमारा ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के लिए, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो हमारी कंपनी के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, कितना हमें फ़ायदा दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें मेजर कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज़ की ओर, डिज़ाइन, थर्ड फेज़ हमारा, ठीक है। मान लेते हैं हमने फिजिबिलिटी स्टडी की और प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब समझ लेते हैं डिज़ाइन क्या होता है। इट इज़ द थर्ड फेज इन विच आर्किटेक्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि हमें अगर घर बनवाना है तो सबसे पहले हम नक्शा बनवाते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉफ्टवेयर को रियल में कोडिंग करने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग होती है, उसको एक आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करता है कि वो सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल डिज़ाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि रियल में वो अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी उसका लॉजिकल डिज़ाइन किसी कंप्यूटर पे या पेपर पे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है in this phase a SRS document is created which contains all logical details like how software will look like, which language will be used, database design, modular design, etc. It means कि इस फेज़ में क्या होता है कि एक SRS डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। SRS मीन्स सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि सिस्टम की जो भी रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं उसको उसमें लिखा जाए। जैसे कि उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा उसका पूरा डिज़ाइन दे दिया जाता है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है उसको डिज़ाइन करने के लिए, डेटाबेस का डिज़ाइन कैसा होगा, मॉड्यूल्स का उनके डिज़ाइन कैसा होगा, तो ये सारी चीज़ें उस SRS डॉक्यूमेंट में दे दी जाती है। अब कॉमन सी बात है, जब डिज़ाइनर अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लेगा तो वो किसी न किसी पेपर पे अपना आउटपुट देगा कि ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये सॉफ्टवेयर है, ऐसा दिखेगा, आपको ऐसे बनाना है, तो कोडर उसी डिज़ाइन को देखकर कोडिंग करेगा।
तो वो होता क्या है कि पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, क्योंकि सिर्फ डिज़ाइनिंग ऐसा नहीं होता है कि सामने का डिज़ाइन तैयार करना रहता है, बहुत सारी इंटरनल चीज़ें भी होती हैं, मॉड्यूल्स का डिज़ाइन, डेटाबेस का डिज़ाइन, या फिर कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जो कि SRS होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फेज प्रोवाइड्स अ प्रोटोटाइप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। इट मीन्स कि ये फेज़ क्या करता है, एक प्रोटोटाइप हमें प्रोवाइड कर देता है जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि लास्ट में हमारा लेआउट या हमारी वेबसाइट या हमारा जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो ऐसा दिखेगा। वो क्या करता है, एक प्रोटोटाइप दे देता है कि ऐसी चीज़ें दिखेंगी, अभी बनी नहीं है लेकिन वो ऐसी दिखेंगी। तो इस SRS डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, कस्टमर को दिखाया जाता है। अब वो जिस हिसाब से एग्रीमेंट करेगा कि हाँ ये एग्री करते हैं हम, इससे इसको बनाया जाए, ऐसा हमें अच्छा लग रहा है, या उसे कोई चेंजेस कराने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें की जाती है। लास्ट पॉइंट है, बेसिकली ऑल इट इंक्लूड्स इज डिज़ाइन ऑफ एवरीथिंग विच हैज़ टू बी कोडेड। यानी कि इस फेज़ में हर एक चीज़ की डिज़ाइनिंग कर दी जाती है जिसकी कोडिंग करनी होगी हमें आगे चल के। तो ये था हमारा थर्ड फेज़। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज़ की ओर, फोर्थ फेज़ कोडिंग। अब हमने क्या किया, डिज़ाइनिंग कर ली है, कंप्लीट हो गई डिज़ाइनिंग, यूज़र को दिखा भी दिया, अब हम करेंगे कोडिंग। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द डिज़ाइनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर इज कंप्लीटेड देन अ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स स्टार्ट कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट मीन्स कि जैसे ही डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है सॉफ्टवेयर की, तो जो ग्रुप ऑफ डेवलपर्स होते हैं जिनका काम कोडिंग करना होता है, तो उस डिज़ाइन को कोड करना शुरू करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी डिज़ाइन फेज़ में चुनी हुई रहती है, यानी कि जो भी डिज़ाइनिंग फेज़ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने चुनी होगी उसी से कोडिंग करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स स्टार्ट कोडिंग, यानी कि डेवलपर्स की एक टीम होती है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे आप, तो वहाँ पे एक टीम होती है डेवलपर्स की जो कोडिंग करती है। कोई इंडिविजुअल पर्सन एक सॉफ्टवेयर को, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को नहीं बनाता। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड ऑल इट्स इंटरनल वर्किंग अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन फेज इज इम्प्लीमेंटेड इन कोडिंग फेज। इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होगा, यानी कि वो किस तरीके से दिखेगा, प्लस उसकी इंटरनल वर्किंग कैसी होगी, वो कैसे अंदर से काम कर रहा है, जो कि हमने डिज़ाइन फेज में सोच कर रखी थी, उसको क्या किया जाएगा, उसको कोड करके इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस फेज़ में। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि हर वो चीज़ जिसको हमने डिज़ाइन किया था, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस उसको कोडिंग की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ नंबर ऑफ डेवलपर्स कोड द मॉड्यूल्स एंड देन ऑल द मॉड्यूल्स आर अरेंज टुगेदर टू वर्क एफिशिएंटली। इट मीन्स कि जब एक सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू किया जाता है तो उसको पहले क्या किया जाता है कि अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम यहाँ पे मॉड्यूल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो हर एक पोर्शन को एक कोडर बनाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, उन सभी मॉड्यूल्स या उन सभी पोर्शन को एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है जिससे वो अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ SDLC। देखिए ये सबसे लंबा फेज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए डिज़ाइन बनाना आसान होता है, ठीक है, लेकिन उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, जैसे मकान का नक्शा जो होता है, घर का नक्शा जो बनवाते हैं हम लोग, तो वो बनने में कितना दिन लगेगा, 2 दिन 3 दिन, लेकिन जब मकान बनता है तो वो 2-3 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो कोडिंग फेज़ होता है उसी तरीके से, तो वो सबसे लंबा फेज़ माना जाता है। अब बढ़ते हैं फेज़ 5 की ओर, जो कि है टेस्टिंग। हमने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी कर लिया, उसकी कोडिंग भी कर दी, तो कॉमन सी बात है उसको टेस्ट करेंगे ना कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, वंस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड देन इट इज सेंट टू द टेस्टर्स। द टेस्टिंग टीम स्टार्ट्स टेस्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। इट मीन्स कि जैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, सॉफ्टवेयर हमारा बन जाता है, तो उसको टेस्टर्स को दे दिया जाता है। ठीक है, वो उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, उसकी पूरी फंक्शनैलिटी, जो भी सिस्टम हमने बनाया है या सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको अच्छे से पूरी तरीके से एक एक फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज चेक्ड फॉर बग्स और एरर, यानी कि सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है कि कहीं उसमें एरर्स या बग्स तो नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, whenever a bug is found then the software is resent to the coder to fix it and then overall software is retested। It means कि जैसे ही सॉफ्टवेयर में कोई बग फाउंड होता है, बग एरर एक ही चीज़ होती है, ठीक है, तो जैसे ही कोई एरर आती है या बग फाउंड होता है तो होता क्या है कि उसको कोडर्स के पास वापस भेज दिया जाता है कि आप इसको फिक्स करो, और उसके बाद जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर होता है उसको फिर से रीटेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दिस इज डन टू वेरीफाई दैट द एंटायर एप्लीकेशन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। इट मीन्स की टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि जिससे हम पता कर सकें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है या नहीं बना है, वो उसकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फेज़ की ओर, डिप्लॉयमेंट, फेज़ 6, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी कर लिया कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, आफ्टर ओवरऑल टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड आफ्टर चेकिंग दैट इट इज़ बग फ्री देन द सॉफ्टवेयर इज लॉन्च्ड एंड अवेलेबल फॉर द यूजर्स टू यूज़ इट। इट मीन्स कि जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लेते हैं कि उसमें अब कोई भी एरर नहीं आ रही है, तो उसको क्या किया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है, और वो अवेलेबल हो जाता है यूज़र्स के लिए यूज़ करने के लिए, यानी कि यूज़र्स अब उसे यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इफ एनी बग और एरर आर स्टिल फाउंड देन द सॉफ्टवेयर इज री इवैल्यूएटेड बाय द मेंटेनेंस टीम एंड देन इट इज रीडिप्लॉयड विद अ न्यू वर्जन। ये पॉइंट हमारा नेक्स्ट फेज की ओर इशारा कर रहा है। इवन आफ्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर यानी कि सॉफ्टवेयर के डिप्लॉयमेंट के बाद भी इफ़ एनी बग्स और एरर आर स्टिल फाउंड यानी कि अगर कोई भी एरर या बग फिर से आता है तो सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, री इवैल्यूएट किया जाता है, फिर से चेक किया जाता है। किसके द्वारा? बाय द मेंटेनेंस टीम। ठीक है, मेंटेनेंस टीम के द्वारा चेक किया जाता है और उसके बाद उसको फिक्स करके रीडिप्लॉय किया जाता है एक नए वर्जन के साथ। ठीक है, इसीलिए जैसे मान लेते हैं व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का अपडेट आता रहता है, नए नए वर्जन्स आते रहते हैं क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बग्स को रिमूव किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट फेज़ की ओर, फेज़ 7 मेंटेनेंस। पहला पॉइंट कह रहा है द मेंटेनेंस टीम लुक ओवर द सॉफ्टवेयर यूजेज एंड यूजर्स फीडबैक। यानी कि जैसे ही सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दिया जाता है, मार्केट में उतार दिया जाता है, तो उस पर एक मेंटेनेंस टीम नज़र रखती है कि वो किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, उसको कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, किस किस जगह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का यूजेज हो रहा है उसका, और सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, प्लस यूज़र्स जो फीडबैक दे रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे मेंटेनेंस टीम क्या करती है, उसको मेंटेन करके रखती है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग आ रही है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मेंटेनेंस इज नेसेसरी टू एलिमिनेट एरर्स इन द सिस्टम ड्यूरिंग इट्स वर्किंग लाइफ एंड टू ट्यून द सॉफ्टवेयर। इट मीन्स कि मेंटेनेंस टीम का होना ज़रूरी है किसी भी तरह की एरर्स जब भी आएंगी हमारे सॉफ्टवेयर के वर्किंग टाइम में, उनको दूर करने के लिए। और इससे क्या होगा, हमारा सॉफ्टवेयर ट्यून रहेगा, अच्छे से चलेगा एकदम। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बाइक खरीदते हो तो ऐसा तो है नहीं कि बाइक लेकर बस चलाना शुरू कर देते हो तो कभी उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आए दिन आपको उसको मेंटेनेंस कराना पड़ता है जिससे वो अच्छे से चले। तो सेम यही कंसेप्ट हमारे SDLC में यूज़ किया जाता है कि कोई सॉफ्टवेयर बनाकर छोड़ नहीं दिया जाता है, उसको ट्यून किया जाता रहता है, मेंटेनेंस किया जाता रहता है जिससे वो मार्केट में टिका रह सके। मान लीजिए अचानक से व्हाट्सएप का अपडेट आना ही बंद हो जाए हमेशा के लिए, तो जो भी एरर्स आएंगी उसका क्या करेंगे आप? ठीक है, वो वैसे के वैसे रह जाएगा, कोई और एप्लीकेशन उसकी जगह ले लेगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है द बग फिक्सिंग अपग्रेड एंड एनहांसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज लुक्ड ओवर बाय द मेंटेनेंस टीम। यानी कि मेंटेनेंस टीम का काम होता है बग्स को फिक्स करना, अपडेट्स को देते रहना और सॉफ्टवेयर को और एनहांस करते रहना। सो अब हमारी वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा SDLC क्या होता है, फेजेस ऑफ SDLC क्या होते हैं, प्लस उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर हम अलग से पॉइंट में समझाएं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हमने आपको हर एक पॉइंट समझाते समझाते क्लियर कर दिया कि अपने आप में SDLC की क्या इंपॉर्टेंस है।